आई एम आर्यन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। हमारी ऐसी ही कामना है कि आप सभी स्वस्थ भी रहें, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम्स है वो भी अब समीप आ गया है। यानी अब 5.5 महीना का और आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग अच्छे से रिविजन कीजिए और सिलेबस को अच्छे से कवर करके और एग्ज़ाम दीजिएगा। आपका हम अच्छा ही क्या कहते हैं स्कोर जाएगा। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, यानी जो हमारा आज का क्लास चलेगा, वो है अकबर के नवरत्न के बारे में। यानी आज हम अकबर के दरबार में जो हम मुगल बादशाह अकबर थे, जो आपको मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। यानी उनके दरबार में कितने नवरत्न थे। 9 रत्न आ गया, यानी 9 रत्न ही होंगे। उनके दरबार में 9 ही रत्न होंगे, पर कौन कौन थे और उनकी क्या मतलब वहाँ पे नवरत्न उनको क्यों बनाया गया था, क्या विशेषताएं थी कि उनको नवरत्न बना दिया गया, उसी के बारे में आज हम पूरा चर्चा करेंगे इस क्लास में। ठीक है, आज का वीडियो आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में आपको इतना अच्छा से बता दिया जाएगा कि आप फिर कभी इसे नहीं भूल पाइएगा। यानी आप अगर नोट करके इसको अच्छे से याद कीजिएगा तो फिर आप कभी भी इसको नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, अकबर के नवरत्न को यहाँ पे एक अकबर का संक्षिप्त परिचय, नवरत्न जानने से पहले हम अकबर का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। इसके बारे में भी आपको बोर्ड्स में बहुत पूछे जाते हैं। अकबर के नवरत्न, बिहार बोर्ड है, कुछ भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, मतलब सिलेबस के अंदर से। तो नवरत्न आपको जानना है, इसलिए बिहार बोर्ड 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन के साथ साथ ये बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोर्ड्स वाले बच्चे भी इसे बहुत अच्छा से मतलब कॉपी पे आप लिखिएगा और साथ ही साथ इसको अच्छे से याद कीजिएगा। यानी अकबर का परिचय, यहाँ पे जो परिचय दिया हुआ है, अगर उस परिचय वहाँ पे पूछता है परिचय, तो आप इस परिचय को अगर लिख देंगे तो वहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और साथ ही अकबर के नवरत्न के बारे में अगर पूछेगा तो आप वहाँ पे जान सकते हैं। नहीं पूछा कोई बात नहीं, जानकारी के लिए हमें सब कुछ अपने पास रखना चाहिए। वैसे भी आर्ट्स के स्टूडेंट को कहीं से भी ज्ञान बटोर के रखना चाहिए। आप हर फील्ड के मास्टर आप कहलाइए। आर्ट्स का स्टूडेंट वही होता है जो हर फील्ड का मास्टर कहलाता है, अपने फील्ड के साथ साथ हर फील्ड को जानता है। ठीक है, आप मैथ जानिए, फिजिक्स जानिए, आपको हर मतलब सब्जेक्ट को कवर करना होता है। आगे जाकर कवर कीजिएगा ही, अभी से ही ट्राई कीजिए। अभी बोर्ड्स है, बोर्ड्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका 5.5 महीना का और टाइम बचा हुआ है। चलिए हम अपना आज का जो क्लास है उसको सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। चलिए, सबसे पहले है अकबर का परिचय। आज हम पहले अकबर का परिचय जानेंगे, उसके बाद नवरत्न के बारे में और उनकी विशेषताएं जानेंगे। चलिए, सबसे पहले है बचपन का नाम। अकबर का बचपन का नाम था आपको जलाल। फिर है जन्म इनका 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा विशाल के महल में इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म के समय इनके जो पिता थे हुमायूं, ये इनके साथ नहीं थे। अगला देखिएगा, इनके पिता का नाम पूछेगा तो वो हो जाएंगे आपको हुमायूं। माता है हमीदा बानो बेगम। वहीं पे इनका राज्याभिषेक हुआ, यानी जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है उसके बाद राज्याभिषेक इनका होता है, और राज्याभिषेक होता है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। यानी इनका शासनकाल मुगल के लिए कब से स्टार्ट हुआ, तो 1556 ईस्वी से। ठीक है, कलानौर किला पंजाब में इनका राज्याभिषेक किया गया था। 14 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ था, और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से यह राजगद्दी पर बैठे थे। यानी इनका नाम क्या था बचपन का, तो जलाल। इनको जलाल ही, इनकी माताएं मतलब इनके जो रिलेटिव्स थे इनको जलाल ही कहते थे। पर ये जब गद्दी पर बैठे थे 14 वर्ष की आयु में, सबसे कम उम्र की आयु में, जब अभी के बच्चों को मतलब क्षमता भी नहीं रहता है 14 वर्ष में कुछ करने का। यहाँ पे 18 देखते हैं कि उसमें क्षमता नहीं रहता है, पर ये आपको 14 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से। ठीक है, ये इनका पूरा नाम हो गया। इनकी पत्नी का नाम है हरकाबाई, जिन्हें हम कहते हैं जोधाबाई। इनकी पत्नी का नाम पूछेगा तो क्या होगा, हरकाबाई, यानी उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो जोधाबाई। चलिए इस परिचय को क्लियर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें। तो इनके पुत्र का नाम है दानियाल, मुराद और जहांगीर। इनके कई सारे पुत्र थे, पर उनमें भी मेन पुत्र को, प्रमुख पुत्र जिन्हें कहा जाता है, वो थे दानियाल, मुराद और आपको जहांगीर। यही जहांगीर आगे जाकर इनका नाम सलीम रहता है। इनका नाम सलीम आपको रहता है, याद रखिएगा। इन्हीं का नाम क्या रहता है, तो सलीम रहता है। इनको सब सलीम बोलते हैं, पर इनका रियल नेम है जहांगीर। यानी यह जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठे थे। तो जो जहांगीर रहते हैं, यही जाकर आपको अकबर के मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी बनते हैं। ठीक है, अगला है संरक्षक या वजीर। संरक्षक मतलब
14 वर्ष की आयु में अकबर आपको गद्दी पर बैठे थे। तो उस समय उनका थोड़ा सा मेंटलिटी क्षमता कम था और साथ ही साथ वो अनपढ़ भी थे। इस कारण संरक्षक के रूप में या वजीर के रूप में बैरम खां ने सत्ता को संभाला। आप कह सकते हैं कि अकबर गद्दी पर बैठे हुए थे पर पूरा कार्यभार सल्तनत का कौन निभा रहे थे, तो बैरम खां। अगला है उत्तराधिकारी का चर्चा किए थे तो आपको जहांगीर बने। इनका मृत्यु हो गया था 1605 में। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1605 में। फिर है इनका मकबरा कहाँ बना, तो सिकंदरा, आगरा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी का चर्चा करेंगे तो वो हो जाएगी आपको लखनऊ। कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। सिकंदरा शहर, आगरा, उत्तर प्रदेश में ही इनकी अकबर की मतलब मकबरा बनाया गया था। इनकी मृत्यु 1605 हो गया। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो अकबर का शासनकाल है, तो अकबर का शासनकाल कितना हुआ, तो 1556 से 1605 ईस्वी। ठीक है, आप इस हिसाब से कह सकते हैं ना कि शासनकाल यानी 14 फरवरी 1556 को राजगद्दी पर बैठे थे, उसके बाद 1605 में इनका मृत्यु हो गया। तो शासनकाल अकबर का कितना हुआ, 1556 से 1605। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि 1556 से 1605 इनका शासनकाल है। और पुत्र इनके पूछेगा तो आपको जहांगीर, मुराद, दानियाल ये तीनों प्रमुख थे, पर इसमें जहांगीर आपको बाद में जाकर राजा बनते हैं। संरक्षक के रूप में बैरम खां काम किए, यानी जब तक अकबर अपना मेंटलिटी क्षमता को प्रबल ना कर पाए तब तक बैरम खां इन पर मतलब इस पूरा सल्तनत पर शासन करते थे इनके आदेशानुसार। ठीक है, उत्तराधिकारी के जहांगीर हो जाएंगे। इनकी मृत्यु 1605, मकबरा सिकंदरा, आगरा, उत्तर प्रदेश। शासनकाल अगर पूछेगा तो 1556 से 1605। अगर आप इतना अकबर के परिचय को क्लियर कर लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम में आराम से इस परिचय को लिखिएगा, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से क्लियर कीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब है अकबर के नवरत्न, यानी हम अकबर का परिचय जान लिए थे। वहां से अगर आप पूरा अच्छे से क्लियर करते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। अकबर के जहां से परिचय से क्वेश्चन पूछेगा, परिचय में जैसे क्वेश्चन पूछेगा वहां से आपका एक भी नहीं छूटेगा। वैसे नहीं छूटेगा आपको कुछ दिन के बाद अकबर का, जब हम मुगल काल का जब बताएंगे हिस्ट्री, उसमें आपको अकबर मतलब सभी जो आपको बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सभी के, जहांगीर, आपको शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी के बारे में बताया जाएगा। तो वहाँ पे आपको पूरा बताया जाएगा, उसमें से आपको नहीं छूटेगा। पर यहाँ से भी आपका परिचय एक भी नहीं छूटने वाला है। उसके बाद देखिएगा अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न का हम चर्चा करते हैं कि अकबर ने नवरत्न को क्यों रखा, किस लिए रखा, उनकी विशेषताएं देख कर रखा। क्योंकि कोई भी अगर आपको अपने राज दरबार में किसी को नियुक्त करेगा तो उसका विशेषताएं देखे ना। आजकल अगर जो आप कहते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब हो तो आप लोग एग्जाम दे के जाते हैं, ऐसे तो जाते नहीं है। आपका क्षमता विकसित करता है कि आप क्षमता के काबिल हैं, उस मतलब पद के काबिल है तो आप जाइएगा, नहीं तो नहीं जा पाइएगा। ठीक है, उसी प्रकार इन्होंने भी क्षमताओं को देखा। जैसे 1556 से पहला आपको करा है, 1556 से 1605 तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान उनके सलाहकार के रूप में कार्य किया था। यानी जो नवरत्न थे, यानी जो अकबर के दरबार में आपको नवरत्न थे, उन्होंने 56 से लेकर 1605 तक इनका शासनकाल था, सभी को पता है। उसके रूप में सलाहकार के रूप में काम किया था। सलाहकार यानी वे उनको कहीं भी अगर उनसे भूल चूक होती थी या कोई सजा में आपको दिक्कत होता था या कोई आपको प्रणाली में दिक्कत होता था, क्योंकि बहुत सारे नवरत्नों ने बहुत सारी प्रणाली भी स्टार्ट की थी, तो प्रणालियों में दिक्कत होता था, शासन प्रशासन चलाने में दिक्कत होता था। तो वहां पे सलाह लेकर, नवरत्न का सलाह लेकर और कार्य करते थे अकबर। ठीक है, सेकेंड कर है अकबर के नवरत्नों को अपने समय का सबसे प्रतिभाशाली दिमाग का माना जाता था। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसे ही हम दिए थे ना उदाहरण। अगर कोई आप गवर्नमेंट जॉब करने जाते हैं तो पहले एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू। आप अगर प्राइवेट जॉब करने जाते हैं तो इंटरव्यू लिया जाता है, आपके क्षमता के अनुसार आपको काम दिया जाता है। उसी के अनुसार इनको, इन जो नवरत्न थे वो प्रतिभाशाली दिमाग के थे, यानी कुशाग्र बुद्धि के भी थे। तीसरा है भारत के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने में अनेक भूमिका निभाई। यानी जो भारत का विभिन्न पहलू था, क्या क्या विभिन्न पहलू हो सकता है, तो देखिए जैसे कला, सबसे बड़ा कला में आगे बढ़ाएं। फिर है संस्कृति, सेना, प्रशासन आदि, यानी इस सब, कला हो गया, संस्कृति हो गया, आपको सेना हो गया, प्रशासन हो गया। अगर ये चारों किसी भी राज्य का स्ट्रांग होता है तो वो ऑटोमेटिक आपको ग्रो करता है। ठीक है, तो इसी पर सबसे ज्यादा इन नौ ने ध्यान दिया था। कला को आगे बढ़ाया, संस्कृति को बढ़ाया, सेना को बढ़ाया, प्रशासन को बढ़ाया। आप जानते होंगे राजा टोडरमल, उसके बाद आपको बीरबल सेना प्रशासन को आगे बढ़ाने में कार्य किए थे। अब्दुल रहीम, उसके बाद आपको तानसेन कला संस्कृति को आगे बढ़ाने में काम किए थे। मुल्ला दो प्याजा आपको संस्कृति को आगे बढ़ाए थे। सभी ने अपना अपना आपको यहाँ पे योगदान दिया था।
अगला है, इन्होंने मुगल साम्राज्य को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय समाज को प्रभावित किया। मुगल साम्राज्य को आकार दिया यानी एक ऐसा योगदान उसमें दिया जिस अनुसार वो अपने राजा से कोई प्रजा दुखी न रहे, और भारतीय समाज को प्रभावित किया। यानी जो नवोरत्न है भारतीय समाज के हितों के लिए उन्होंने सारी प्रणालियों का घोषणा किया। वो आपको टोडरमल हो, उन्होंने बहुत सारी जब्त प्रणाली स्टार्ट की जिससे सभी को दिक्कत ना हो। फिर है जो तानसेन है, उन्होंने भी कार्य किया था आपको कला के क्षेत्र में, संगीतकार के क्षेत्र में। अगला है बीरबल, उन्होंने आपको बहुत सारे जो कर थे उसको माफ करवाया था, और तीर्थ कर जो लग रहा था उसको भी राजा से कहकर हटवाया था। तो इन्हीं नवों के कारण भारतीय समाज भी अकबर से प्रभावित हुए थे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग जानते होंगे कि अकबर मतलब मुगल जो काल था उसमें अकबर बहुत ही मतलब कठोर, सरल दिल के, पहले कठोर थे पर बाद में सरल दिल के हो गए, सबसे सरल दिल के थे और सबसे घुल मिलकर भी रहा करते थे। तो इसी अनुसार उसमें पूरा का योगदान था आपको नवोरत्न का। वो नवोरत्न आपको इनको ऐसा ऐसा सलाह देते थे जिससे प्रजा इन पर आप विश्वास करें और ये प्रजा पर विश्वास करें। तो ये है अकबर के नवरत्न का कुछ तथ्य, इसको आप लोग पहले जान लीजिए, उसके बाद हम फिर उनके नामों पर चलेंगे। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि अगला हमारा क्या है। तो अगला है नवरत्नों के नाम और उनकी विशेषताएं। यानी अब हम चर्चा करेंगे जो नवरत्न थे उनके नाम और साथ ही साथ उनकी विशेषताएं, यानी कौन कौन राजा के दरबार में, अकबर के दरबार में नवरत्न थे उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद उनकी कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे, कुछ ही विशेषता, क्योंकि जो महत्वपूर्ण विशेषता है ना उसको हम आप यहाँ पे बताएंगे, और नहीं तो ऐसे जो समझाएंगे उसमें आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहला है बीरबल, जिनका मूल नाम क्या था, महेश दास। इनमें है ये आपको जो थे ना, ये अकबर और बीरबल की कहानी आप लोग बहुत सुने होंगे। ये अकबर को भी मतलब मूर्ख बना देते थे, ऐसा ये आपको नवरत्न थे। यानी ऐसा एक इंसान थे जो अकबर को भी मूर्ख बनाकर अपना कार्य करते थे। तो चलिए देखिए, इनमें पहला पॉइंट है ये अकबर के विश्वास पात्र थे। ये अकबर के सबसे खास कहे जाते थे और अकबर के सबसे विश्वास पात्र भी थे। इनकी बुद्धिमत्ता के कारण ये अकबर के मुख्य सलाहकार थे। यानी ये जो अब थे ना, इनकी बुद्धिमत्ता के कारण अकबर को बोले थे, मूर्ख बना देते थे, पर अकबर समझ जाते थे कि ये कुछ झोल किया है, पर वो कुछ नहीं बोलते थे, बस बीरबल बोल के चुप हो जाते थे। आप लोग इनकी कहानी संग्रह भी पढ़े होंगे, उसमें भी चर्चा होती है, या आप लोग एनिमेशन जो आता है यूट्यूब पर उसमें भी देखे होंगे, तो उसमें भी आपको इसकी चर्चा अधिकतर की जाती है। ऐसे कहानी संग्रहों में इसकी चर्चा बहुत की जाती है। इनकी बुद्धिमत्ता के कारण अकबर के ये मुख्य सलाहकार थे, यानी सलाहकार के भी मुख्य सलाहकार। इन जो और कहते थे उन पर तो थोड़ा वो मतलब अपना थिंकिंग करते थे, यानी सोचते थे, पर ये जो कहते थे वो एकदम मान ही जाते थे, यानी इतना खास। अगला है बीरबल के तेज दिमाग ने कई जटिल समस्याओं को हल किया था। ठीक है, ये निष्पक्षता और न्याय के लिए जाने जाते थे। ये निष्पक्षता और न्याय के लिए, यानी सटीक न्याय करते थे। जो भी आपको छानबीन इनको दिया जाता था, यानी कोई भी अगर समस्या इनके पास आती थी तो ये जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करते थे, और साथ ही साथ आम जनता को भी न्याय के लिए मतलब आगे रहते थे। ठीक है, तो इनसे आम जनता भी बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। ये है आपको पहले नवरत्न। अब दूसरा के बारे में चर्चा करते हैं, जिनका नाम है टोडरमल। ये उस समय के आपको वित्त मंत्री थे अकबर के दरबार के। ये अकबर के एक नवरत्न थे, दरबार में राजस्व प्रशासक भी थे। ठीक है, वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने राजस्व की एक नई प्रणाली, जब्त प्रणाली शुरू किया था। जब्त प्रणाली के बारे में हम संक्षिप्त में मतलब आपको पूरा अच्छा से जब पढ़ेंगे, जब आपको अकबर के बारे में बताया जाएगा पर उनका हिस्ट्री तब। ठीक है, तो उन्होंने राजस्व की एक नई प्रणाली, जब्त प्रणाली शुरू किया था। अभी इतना जानिए कि राजस्व प्रणाली शुरू किए थे अकबर के काल में टोडरमल, जिसका नाम था जब्त प्रणाली। अगला है, इन्होंने मुगल साम्राज्य में भूमि राजस्व को सुव्यवस्थित किया था। यानी इन्होंने मुगल साम्राज्य में जो भूमि राजस्व आता था, यानी टैक्स जो आता था भूमि से, उसको सुव्यवस्थित किया और अच्छे ढंग से चलाया। ठीक है, और ये शेर शाह सूरी के, यानी जो अकबर से पहले ये आपको शेर शाह सूरी के यहाँ राजस्व विभाग का कार्य कर चुके हैं। ठीक है, शेर शाह सूरी के यहाँ, यानी सूर्यवंश के जो राजा शेर शाह सूरी थे उनके यहाँ टोडरमल अकबर से पहले राजस्व विभाग में कार्य कर चुके थे, इसलिए इन्हें राजस्व प्रशासक ही बनाकर अकबर ने अपने दरबार में रखा था। तो इसे आप लोग क्लियर कीजिए। ये दोनों को
नहीं भूलिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं बीरबल और टोडरमल से। खासकर बीरबल के बारे में आपको एक अलग क्लास मिलेगा, एक क्लास पूरा आपको बीरबल पर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे तब तक इतना वो क्लियर कीजिए। चलिए अब अगला चर्चा करते हैं तीसरा नवरत्न के बारे में, ठीक है। तीसरे थे तानसेन। तानसेन पर हम चर्चा करते हैं कि तानसेन की विशेषता क्या है। तो तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार नवरत्नों में से एक थे, यानी तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जो आपको अकबर के नवरत्नों में से एक थे। यह आपको शाही संगीतकार थे अकबर के दरबार के। फिर है वह भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनी महारत के लिए जाने जाते थे, यानी इनको भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान भी था, इसलिए यहाँ पे ये जाने जाते थे। किसके लिए? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए। इन्हें वीणा, रबाब सहित कई प्रकार के वाद्य यंत्र का जानकारी भी था। वीणा, रबाब, आपको बहुत सारे वाद्य यंत्र जो होते हैं उनका इनको जानकारी था। तो आपको तानसेन को वीणा, रबाब सहित कई वाद्य यंत्र का जानकारी भी था और इनको एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था कंठाभरण वाली, ठीक है। कंठाभरण वाली विलास की उपाधि इनको अकबर ने दिया था। तो इसे भी याद कर लीजिएगा कि इनको एक उपाधि दिया गया था, कंठाभरण वाली विलास का उपाधि इनको दिया गया था और यह आपको अकबर के दरबार के शाही संगीतकार थे। अब अगला देखिए राजा मानसिंह, ठीक है। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक विश्वसनीय सेनापति और सलाहकार थे, ठीक है। मानसिंह जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक विश्वसनीय सेनापति और साथ ही साथ क्या थे? तो सलाहकार थे। ये आपको अकबर की तरफ से कई युद्ध लड़े थे और साथ ही साथ अकबर को जिताए भी थे, ठीक है। अगला देखिएगा, ये राजपूतों के कछवाहा वंश से थे और ये जो राजपूत के कछवाहा वंश है वहाँ से ये बिलोंग करते थे। राजा भारमल के पोते थे और साथ ही साथ जो राजा आपको भगवान दास थे उनके यह पुत्र थे, ठीक है। जोधाबाई के भी यह भतीजा थे, यानी जो मानसिंह थे उनकी जोधाबाई आपको बुआ लगेंगी, ठीक है। और अकबर से भी इनका रिश्ता था उस हिसाब से। तीसरा नंबर देखिए, इन्हें भारत के दक्कन क्षेत्र में अपने सैन्य अभियान के लिए जाना जाता था। इन्होंने भारत के जो दक्कन क्षेत्र था वहाँ पे बहुत सारे सैन्य अभियान किया और वहाँ पे मुगलों का पटाखा लहराया था। तो आप इस दोनों को क्लियर कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं अगला नवरत्न की ओर। तो अगला नवरत्न है अबुल फजल, ठीक है। ये अकबर के नवरत्नों में से एक मुगल साम्राज्य के दौरान एक साहित्यकार, बाबरनामा और आईनी अकबरी के लेखक थे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अकबर के नवरत्नों में से एक, ये जो पॉइंट है अकबर के नवरत्नों में से एक, ये सभी नवरत्नों में लिखाएगा। ये पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यह अकबर के नवरत्नों में से एक। उसके बाद कोई संगीतकार था, कोई आपको प्रशासक था, कोई मुख्य सलाहकार था, कोई सेनापति सलाहकार था। इस प्रकार से आप लोग उसमें जोड़ते रहिएगा, ठीक है। तो अकबर के नवरत्नों में से एक मुगल साम्राज्य के दौरान एक साहित्यकार, यह एक साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, दार्शनिक थे, यह सभी थे, ठीक है। और बाबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। बाबरनामा और आईने अकबरी के लेखक पूछेगा तो कौन होंगे? अबुल फजल, ठीक है। बाबरनामा और आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे, यानी बाबरनामा और आईने अकबरी से अकबर के पूरा शासनकाल के बारे में आपको जानकारी मिलता है, जिसको लिखने का कार्य अबुल फजल ने किया था। इस हिसाब से यह एक लेखक भी थे। अगला देखिएगा, यह उस समय के इतिहासकार, साहित्यकार, दार्शनिक और यहाँ पे एक और चीज जोड़ लीजिए, लेखक भी थे, ठीक है। साहित्यकार, इतिहासकार, दार्शनिक और लेखक भी थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाबरनामा और आईने अकबरी का रचना किया था। और बाबरनामा और आईने अकबरी किसके बारे में दर्शाता है? तो वो आपको अकबर के बारे में, यानी अकबर का पूर्ण जानकारी यह देता है, ठीक है। अगला देखिएगा, फैजी इनका बड़ा भाई था। अबुल फजल जो थे इनके बड़े भाई फैजी थे। फैजी एक कवि, विद्यमान, अकबर के नवरत्न थे। यहाँ पे फिर आ गया ना अकबर के नवरत्न, ये पॉइंट आपको सब नवरत्न में मिलेंगे। तो फैजी एक कवि, विद्वान, अकबर के नवरत्न थे। ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। ये कौन थे? तो फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे। ये अपनी ओजस्वी शायरी के लिए जाने जाते थे। इनकी प्रशंसा अकबर खूब किया करते थे। क्यों? क्योंकि इनको शायरी इतना मतलब आता था ना कि यह सबको हंसा के रखते थे और सभी को
मनोरंजित करके रखते थे, इसलिए अकबर इनकी खूब प्रशंसा करते थे और इनको भी अपने नवरत्नों में शामिल किए थे। और जो आपको अबुल फजल है, ये शेख मुबारक के पुत्र थे। कौन थे? तो ये शेख मुबारक के आपको अबुल फजल पुत्र थे और फैजी इनके बड़े भाई थे। अब फैजी एक कवि और विद्वान थे, ये आपको लेखक भी थे, अबुल फजल के बड़े भाई भी थे। इनकी ओजस्वी शायरी के कारण ये अकबर के नवरत्न में शामिल थे और इनकी अकबर खूब प्रशंसा किया करते थे। अकबरनामा, बाबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो आपको अबुल फजल ने। ठीक है, बाबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने किया था ये पूछेगा तो अबुल फजल हो जाएगा। ये इतिहासकार, साहित्यकार, उसके बाद आपको दार्शनिक, लेखक, ये विद्वान, सभी प्रकार के इनमें गुण था। तो आप इस दोनों को भी क्लियर कर लीजिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अगला देखिए, फकीर अजीउद्दीन। ठीक है, इन पर हम चर्चा करते हैं। ये भी एक नवरत्नों में से एक थे। ये एक विद्वान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने अकबर के नवरत्नों के रूप में कार्य किया था, नवरत्न के रूप में कार्य किया था। ठीक है, ये एक विद्वान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने अकबर के नवरत्न के रूप में कार्य किया था। ये खगोल विज्ञान, ज्योतिष में अपने योगदान मुख्य रूप से देते थे। इन्हें, जिसके कारण इनको अकबर ने अपना नवरत्न चुना था। ठीक है, ये प्रसिद्ध कवि, संगीतकार, विद्वान थे। इन्हें फारसी और हिंदी सहित कई भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें फारसी भी आता था, हिंदी भी आता था और उसके साथ साथ कई भाषाओं का इनके पास ज्ञान था। ठीक है, फकीर अजीउद्दीन के पास यह एक विद्वान भी थे, खगोल शास्त्री भी थे, यानी इनको खगोल विज्ञान में भी रुचि था, ज्योतिष में भी रुचि था, जिसके कारण फकीर अजीउद्दीन को अकबर ने अपने नवरत्न में शामिल किया था। अगला देखते हैं, मुल्ला दो प्याजा। इनका नाम मुल्ला दो प्याजा क्यों पड़ा वो आगे देखेंगे। ये अकबर के नवरत्न थे, अपनी बुद्धि और हास्य उपाख्यानों के लिए प्रसिद्ध थे। ये जो थे अकबर के नवरत्न भी थे और अपनी बुद्धि और हास्य उपाख्यानों के लिए प्रसिद्ध थे। इसी कारण इनको मुल्ला दो प्याजा को अकबर ने अपने नवरत्न में शामिल किया था। इन्हें दो प्याज वाला व्यंजन का भोजन अत्यधिक पसंद था, इसी कारण इनका नाम दो प्याजा रखा गया। इनको दो प्याज वाला व्यंजन का जो भोजन होता है ना, वो अत्यधिक पसंद था, इसी कारण इनका नाम क्या रखा गया? दो प्याजा। ठीक है, इन्हें फारसी विद्वान की संज्ञा दी जाती है, यानी इनको फारसी का विद्वान भी कहा जाता है। फारसी भाषा का इनके पास अत्यधिक ज्ञान है। जैसे सबके अलग अलग होता है, आपको किसी के पास संस्कृत, किसी के पास हिस्ट्री, किसी के पास पॉलिटिकल, अलग अलग जैसे होते हैं फील्ड के, उसी प्रकार इनको फारसी का जो मतलब भाषा था उसका बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। और जो आपको फकीर अजीउद्दीन है, इनको फारसी, संस्कृत, हिंदी और सहित मतलब बहुत भाषाओं का अत्यधिक ज्ञान था, पर इनको फारसी और हिंदी का बेसिक ज़्यादा नॉलेज था। ठीक है, तो आप इस दोनों को क्लियर कर लीजिए। चलिए अब हम चर्चा करते हैं नौमा रत्न पे, जिनका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्हें खाना खाना की उपाधि दी गई थी। इससे पहले इनके पिता बैरम खां के पास खाने खाना का उपाधि था, उसके बाद इनके पास खाने खाना का उपाधि इनको अकबर ने दिया था। ठीक है, ये 16वीं सदी के कवि, विद्वान और अकबर के नवरत्न थे। ये जो थे ना, ये 16वीं सदी के कवि, विद्वान और अकबर के क्या थे? तो नवरत्न में से शामिल थे। ठीक है, वह कविता के विशेषज्ञ थे और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के महानतम कवियों में से एक माना जाता था। ये कविता के विशेषज्ञ थे, यानी इनको कविता लिखने में अच्छा लगता था, रुचि था, और ये भारतीय उपमहाद्वीप के, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के महानतम कवियों में से एक माना जाता था। ठीक है, उस समय ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। जो तुर्की में बाबरनामा लिखा गया था उसको फारसी में अनुवाद किया था इन्होंने। ठीक है, तो क्या करा था कि इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। इन्हें खाने खाना की उपाधि दी गई थी। इनका जन्म जो था 1556 को दिल्ली में हुआ था। इन्हें नैतिक मूल्य और दोहे प्रदान करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, नैतिक मूल्य और दोहे प्रदान करने के लिए इनको जाना जाता है। इसी के कारण इनको जो ये भारतीय उपमहाद्वीप के कवियों में से एक माना जाता था। इनको एकदम कुशाग्र बुद्धि का माना जाता था, इस कारण इनको नवरत्नों में से एक शामिल किया गया था। और वैसे भी ये अकबर के आपको रिलेटिव्स हैं, क्योंकि बैरम खां इनके संरक्षक और वजीर के रूप में रह चुके थे। तो इनको आपको नवरत्न के रूप में क्यों रखा गया था? क्योंकि ये एक मतलब बहुत विद्वान व्यक्ति थे और साथ ही साथ कविता के विशेषज्ञ थे। इनको भारतीय उपमहाद्वीप में कविताओं का एक, आप कह सकते हैं तो कवियों का कवि माना गया है भारतीय उपमहाद्वीप में।
तो महानतम कवियों का कवि माना गया है। ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे जो बाबरनामा था उसको फारसी में अनुवाद किया था। इन्हें खाना खाना की उपाधि दी गई थी। इनका जन्म जो 1556 में हुआ था, 14 फरवरी को 1556 को अकबर का आपको राज्याभिषेक हुआ था और 1556 में ही दिसंबर के महीना में 56 में ही इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। इन्हें नैतिक मूल्य दोहे प्रदान करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसे जो अब्दुल रहीम खान खाना है 9वें रत्न के रूप में आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो एक भी नहीं छूटेगा। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अच्छे से वॉच कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और एक बात और, हम अपने आपको टेलीग्राम चैनल एक बनाए हैं, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। वहाँ पर आपको हर वीडियो का आपको लिंक भी मिलेगा, साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी मिलेगा और वहाँ पे सारा मतलब आपको PDF सारा वहाँ पे सुविधा करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है यहीं पे सेशन अंत होता है। थैंक यू एंड टेक केयर।